कॉलरिज टेरर का अगला भाग संभवतः अंतिम। फैंसी शब्द ग्रीक के फांतासिया शब्द से उत्पन्न है और इमेजिनेशन लैटिन के इमाजिनातियो से। पहले फैंटासिया से फैंटेसी बना और फिर उसका संक्षिप्त रूप हुआ फैंसी। इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतर कल्पना प्रचलित है और फैंसी के लिए रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग हो रहा है। फैंसी के दोनों हिंदी पर्याय बहुत सटीक नहीं हैं, किंतु जब तक इनसे अच्छे पर्याय सामने नहीं आते तब तक इनसे काम लिया जा सकता है। ग्रीक में फांतासिया का लगभग वही अर्थ है जो लैटिन में इमाजिनातियो का, इसलिए दोनों से व्युत्पन्न अंग्रेजी शब्दों फैंसी और इमेजिनेशन में यदि अर्थ सांकर्य रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं, पर समालोचना शास्त्र के अंतर्गत जब पारिभाषिक रूप में इनका प्रयोग होने लगा तो अर्थ का विनिश्चय आवश्यक हो गया और ये काम कॉलरिज ने किया। वर्ड्सवर्थ का काव्य पाठ सुनने पर कॉलरिज के मन में जो सुखद प्रतिक्रिया हुई, उसकी मीमांसा के क्रम में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कल्पना और रम्य कल्पना सर्वथा दो भिन्न शक्तियां हैं और वह भिन्नता इन दोनों शक्तियों के लक्षणों, व्यापारों तथा परिणामों में विद्यमान है। इसलिए ये दोनों शब्द न तो एक अर्थ के बोधक हैं और न एक ही शक्ति के उच्चतर एवं निम्नतर रूप हैं। इस निष्कर्ष के समर्थन में कॉलरिज ने अनेक युक्तियां दी। उदाहरण के लिए बायोग्राफिया के 7वें अध्याय में वो कहते हैं, स्पष्ट ही दो शक्तियां काम करती है जो परस्पर सापेक्ष रूप से सक्रिय और निष्क्रिय हुआ करती है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक कोई मध्यवर्ती शक्ति न हो जो एक साथ सक्रिय भी हो और निष्क्रिय भी। दार्शनिक भाषा में एक मध्यवर्ती शक्ति के सभी अंशों को अवधारणाओं के लिए हम इसे कल्पना का नाम देंगे, किंतु सामान्य भाषा में खासकर काव्य के संदर्भ में हम इस नाम का प्रयोग उस शक्ति के श्रेष्ठ अंश के लिए उपयुक्त मानेंगे। कल्पना तथा रम्य कल्पना पर कॉलरिज के सबसे महत्वपूर्ण विचार सूत्र शैली में बायोग्राफिया के 13वें अध्याय के अंत में उपन्यस्त है। कल्पना तथा रम्य कल्पना पर कॉलरिज के सबसे महत्वपूर्ण विचार सूत्र शैली में बायोग्राफिया के 13वें अध्याय के अंत में उपन्यस्त है। इस संदर्भ की वही स्थिति है जो भरत के प्रसिद्ध रससूत्र की संक्षिप्तता और अभिव्यंजना की जटिलता के कारण ये दो अनुच्छेद पर्याप्त दुरूह है। तो मेरे विचार से कल्पना या तो मुख्य होती है या गौण। मुख्य कल्पना को मैं संपूर्ण मानव ज्ञान की सजीव शक्ति तथा प्रमुख साधन, साथ ही ससीम मन में असीम सत्ता की शाश्वत सृजन शक्ति की आवृत्ति मानता हूँ। गौण कल्पना को मैं मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि समझता हूँ, जिसका चेतन सत्ता के साथ सह अस्तित्व है, फिर भी साधनता के प्रकार में वह मुख्य कल्पना से अभिन्न पर मात्रा और कार्य पद्धति में उससे भिन्न होती है। पुनः सृजन के लिए उसका विलयन, विघटन, विसरण होता है, अथवा जहाँ ये प्रक्रिया संभव नहीं है वहाँ भी यह आदर्शीकरण तथा एकीकरण के लिए संघर्ष करती है। वह अनिवार्यतः जीवंत होती है, जबकि सभी वस्तुएं वस्तु रूप में स्थिर तथा निर्जीव होती है। इसके प्रतिकूल स्थिरता और सुनिश्चितता के अतिरिक्त रम्य कल्पना का कोई दूसरा क्रीड़ा साधन नहीं होता। रम्य कल्पना वस्तुतः देश और काल के बंधन से मुक्त स्मृति का ही एक प्रकार है। वह इच्छा शक्ति की आनुभाविक क्रिया से मिश्रित तथा रूपांतरित होती है, जिसे हम चयन शब्द से व्यक्त करते हैं। किंतु रम्य कल्पना अपनी सारी सामग्री जो पहले से तैयार रहती है साहचर्य नियम द्वारा ग्रहण करती है।
इन अनुच्छेदों की दुरूहता के संबंध में टिप्पणी अनपेक्षित है। कॉलरिज इसी ढंग से लिखने के आदी हैं, अतः स्पष्ट संगत अर्थ निकालना आसान नहीं होता। प्रथम अनुच्छेद में कल्पना का उसके दो भेदों का तथा कार्यों का निरूपण है और दूसरे अनुच्छेद में रम्य कल्पना का निरूपण है। निरूपण में ही उनका अंतर भी निहित है। कॉलरिज कल्पना के दो भेद करते हैं, मुख्य और गौण। मुख्य कल्पना वह शक्ति है जिसकी सहायता से दृश्य जगत का स्पष्ट व्यवस्थित ज्ञान होता है। हमारी आंखों के सामने न जाने कितनी वस्तुएं लगातार आती रहती है, मकान, सड़क, पेड़, पहाड़, नदी, मैदान, पशु, पक्षी आदि। इसी तरह लगातार कानों में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें पड़ती रहती है। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण करने में सदा लगी हुई है। एक साथ दर्जनों मकानों पर दृष्टि पड़ती है। उद्यान में 20 प्रकार के पेड़ पौधे एक साथ दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ पर पत्थर, झरने, झुरमुट, पशु पक्षी साथ दृष्टिगोचर होते हैं। अगर ये सारी वस्तुएं बिना भेदभाव के एक साथ मन में प्रतिबिंबित हो तो मन की क्या हालत होगी? इन अनंत वस्तुओं के ज्ञान का क्या रूप होगा? सब कुछ अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, मिला जुला, गड्ढमड। न किसी वस्तु का स्पष्ट ठीक ज्ञान होगा, न उसके अभाव में कोई व्यापार संभव होगा। समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप से ग्रहण करने वाली शक्ति को ही कॉलरिज मुख्य कल्पना कहते हैं। समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप से ग्रहण कराने वाली शक्ति को ही कॉलरिज मुख्य कल्पना कहते हैं। मुख्य कल्पना वस्तु जगत की एक एक वस्तु को ठीक ठिकाने ढंग से मन में अंकित करती है। यदि वह वैसा न करे तो लौकिक कार्यकलाप ठप्प पड़ जाए। सजीवता एवं क्रियाशीलता में गौण कल्पना मुख्य कल्पना के समान ही होती है। वह भी इंद्रिय संवेदनों की अस्त व्यस्तता को दूर कर उनमें व्यवस्था लाती है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि जहां मुख्य कल्पना का काम सहज भाव से अनजाने ढंग से चलता रहता है, वहां गौण कल्पना का काम ज्ञान पूर्वक, इच्छा पूर्वक होता है। इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं के आकार प्रकार का यथार्थ तथा विशिष्ट चित्र मन में अंकित हो, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह प्रक्रिया बिना हमारे जाने बूझे या यूं कहें कि अनचाहे निरंतर चालू रहती है। इसका श्रेय मुख्य कल्पना को है। परंतु जब कलाकार कोई कलाकृति, कविता, चित्र आदि तैयार करता है तो उसे भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। यह कला विधायनी कल्पना ही गौण कल्पना के नाम से पुकारी जाती है। गौण कला विधायनी कल्पना ही गौण कल्पना के नाम से पुकारी जाती है। गौण कल्पना बाह्य जगत से प्राप्त इंद्रिय संवेदनों को नए रूप में ढालकर उन्हें नई आकृति प्रदान करती है और रमणीयता का आवरण चढ़ाकर उसे मोहक बना देती है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की तरह अनजाने अनचाहे काम नहीं करती, बल्कि उसका सारा व्यापार इच्छा और ज्ञान से परिचालित होता है। दूसरी चीज यह है कि मुख्य कल्पना केवल प्रत्यक्ष आश्रित है, किंतु गौण कल्पना आत्मा, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय पंचक, इच्छा, भाव सबकी सहायता लेती हुई कला सृजन में प्रवृत्त होती है। मुख्य कल्पना के द्वारा जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे गौण कल्पना गला घुला मिलाकर बिल्कुल नया घोल तैयार करती है और कल्पना की रुचि तथा इच्छा के अनुसार उसे नया रूप प्रदान करती है। जैसे सुनार सोने को गलाकर उसे विविध आभूषणों में रूपांतरित कर देता है, वैसे ही गौण कल्पना मुख्य कल्पना द्वारा प्रस्तुत उपादानों को नूतन रूप में ढालकर अभिष्ट कलाकृति में परिणित कर देती है। तात्पर्य यह है कि दृश्य जगत की सामान्य वस्तुएं ही गौण कल्पना के योग से विशिष्ट और रमणीय बन जाती है। इसके लिए गौण कल्पना को संश्लेषण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए कामायनी का पहला छंद लें। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिरी, पुरुष, जल प्रवाह, दृश्य जगत की ये वस्तुएं परस्पर स्वतंत्र तथा असंबद्ध है। इन तीनों का ज्ञान कवि को मुख्य कल्पना की सहायता से पृथक पृथक हो चुका है। अब वह तीनों को संश्लिष्ट कर एक नया चित्र प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, उनकी असंबद्धता मिट जाती है और वे एक ही चित्र के सापेक्ष संबद्ध अंग बन जाते हैं। जो शब्द चित्र प्रसाद ने अंकित किया है
उसके आधार पर कोई चित्रकार तुलिका और रंगों की सहायता से एक सुंदर सजीव चित्र तैयार कर सकता है, जिसमें हिमालय है, उसका शिखर है, शिला की छां है, आंसुओं से गीले नैनों वाला एक पुरुष और नीचे निस्सीम जल प्रवाह देखे जा सकते हैं। इस बिंब समुदाय को संश्लिष्ट बनाने में दो क्रियाएं सहायक है, बैठ और देख रहा था। इनकी सहायता से बिंबों की असंबद्धता संबद्धता में बदल गई है। कल्पना की आंच में गलकर परिचित भौतिक वस्तुएं अपना पृथक अस्तित्व गोद देती है। संतों भैयाई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम के सब टांटे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। और शब्दों तथा रंगों की सहायता से संवेद संश्लिष्ट रूप ग्रहण कर एकाकार हो जाती है। एम्ब्रम्स के अनुसार कोलरिज यहाँ तीन समानांतर प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। इंद्रिय जगत, जो ईश्वरीय सृष्टि की शाश्वत क्रिया का लौकिक प्रतिभास है। मनोजगत, जो मुख्य कल्पना की सहायता से इंद्रिय संवेदनों को व्यवस्थित कर एक प्रकार की आंतरिक सृष्टि करता है। कला जगत, जो गौण कल्पना का आश्रय लेकर इंद्रिय जगत तथा मनोजगत के घात प्रतिघात से कलात्मक सृष्टि में समर्थ होता है। सृजनशीलता तीनों में है। प्रथम ईश्वरीय है, शेष दोनों मानवीय है। मनोजगत और कला जगत में जो अंतर है वह मुख्य कल्पना और गौण कल्पना का है। मनोगत में मुख्य कल्पना के द्वारा ईश्वरीय सृष्टि के व्यामिश्र प्रपंच जाल को व्यवस्थित करने का प्रयास होता है, और कला जगत में गौण कल्पना द्वारा इंद्रिय जगत और मनोजगत के समन्वय से कला सृजन का प्रयास। जिस प्रकार ईश्वर इंद्रिय अर्थात वस्तु जगत में प्रचंड भाव से सर्वत्र वर्तमान रहता है, पत्ते पत्ते में है झांकी है भगवान की, उसी प्रकार कलाकार भी अपनी प्रत्येक कृति में प्रचंड भाव से सर्वत्र वर्तमान रहता है। कला जगत का वह वैसा ही सृष्टा है जैसे वस्तु जगत का ईश्वर। यही बात संस्कृत के एक आलोचक ने कही है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ही यथास्मि रोचते विश्वम तथिदम परिवर्तते। असीम काव्य जगत में कवि ही प्रजापति है। जैसी उसकी रुचि होती है वैसा ही यह विश्व परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वह अपनी रुचि के अनुरूप इसे निर्मित कर लेता है। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना के निम्नलिखित भेद दातव्य है। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है, अर्थात मुख्य कल्पना द्वारा संचित सामग्री का ही गौण कल्पना काव्य सृष्टि के लिए उपयोग करती है। अतः गौण कल्पना को काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। पौर्वापर्य की दृष्टि से मुख्य कल्पना पूर्ववर्ती है, गौण कल्पना पश्चातवर्ती है। यह कोलरिज के इस कथन से स्पष्ट है कि गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। जब तक ध्वनि नहीं तब तक प्रतिध्वनि कैसे संभव है। मुख्य कल्पना अचेतन अनकॉन्शियस और अनैच्छिक है, गौण कल्पना चेतन और ऐच्छिक कॉन्शियस और ऐच्छिक है। तात्पर्य यह है कि मुख्य कल्पना हमारे बिना चाहे और बिना जाने भी अपना काम करती रहती है, किंतु गौण कल्पना हमारी जानकारी में और हमारे चाहने पर ही काम करती है। कवि की इच्छा और ज्ञान के बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। कवि की इच्छा और ज्ञान के बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, इसके प्रतिकूल गौण कल्पना विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। बाह्य जगत की वस्तुओं का ज्यों का त्यों उपयोग काव्य में नहीं होता। कवि आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करता है, कुछ जोड़ता है, कुछ घटाता है। मुख्य कल्पना में ऐसा नहीं होता। वह इंद्रिय गोचर वस्तुओं को केवल संगठित करती है, जोड़ती है, उनमें अपनी तरफ से कुछ भी हेरफेर नहीं करती। कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है। कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कोलरिज ने ऐसे धर्मों की एक सूची दी है। वेमसेट तथा क्लिंट ब्रुक्स ने विरोधी धर्मों के युग्मों को तालिकाबद्ध करके निम्नलिखित रूप में रखा है, जो समझने में सरल है। कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो ये सूची इस प्रकार है। साम्य और वैषम्य में, सामान्य और विशेष में, प्रत्यय और बिंब में, प्रातिधानिक और व्यक्तिक में, प्राचीन और परिचित पदार्थ तथा नवीनता और ताजगी, संयम और भावावेश, विवेक और उमंग, कृत्रिम और प्राकृतिक।
कल्पना का निम्नांकित ख वर्ग की तुलना में क वर्ग को गौणता प्रदान करती है। कला प्रकृति, रूप रीति, वस्तु, कवि के प्रति समादर, काव्य के प्रति सहानुभूति। विरोधी धर्मों की ये सूचियां न तो संपूर्ण है न सांकर्य से मुक्त। उदाहरणार्थ पहली सूची के 8 संख्यक और दूसरी सूची के 1 संख्यक तत्वों का सांकर्य स्पष्ट ही है। अतः इस सूची को संकेत के रूप में ही ग्रहण करना समीचीन होगा। निर्दिष्ट उदाहरणों की सहायता से कोल्ड्रिज ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार कल्पना विरोधी वस्तुओं में भी समन्वय और संगति ला देती है। इसीलिए उन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति कहा है। काव्य में बाह्य जगत की जितनी वस्तुओं का वर्णन होता है उनमें यदि समन्वय या सामंजस्य स्थापित न किया जाए तो वे असंबद्ध खंड चित्र से प्रतीत होती रहेंगी और उनका कोई संश्लिष्ट या समुदित प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। परिणामतः भावोद्दीपन बाधित होगा। इसलिए कल्पना को विरोधी धर्मों में भी समन्वय लाना पड़ता है। कल्पना ये कैसे करती है कठिन है। उस अनिर्वचनीयता को व्यक्त करने के लिए ही कोल्ड्रिज ने उसे जादुई शक्ति कहा है। अर्थात कल्पना का परिणाम तो दिखाई देता है पर प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। कल्पना का परिणाम तो दिखाई देता है पर प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। रम्य कल्पना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रम्य कल्पना देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार का स्मृति मात्र है। वह इच्छा शक्ति से संचालित व रूपांतरित होती है। वह अपनी उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। उसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। इन विशेषताओं का किंचित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। रम्य कल्पना को कोल्ड्रिज स्मृति का प्रतिरूप मानते हैं, पर सामान्य स्मृति और रम्य कल्पना में भेद यह है कि जहाँ स्मृति देश काल के बंधन में रहती है और वह रम्य कल्पना उड़ाती है, देश काल के बंधन से मुक्त हुआ करती है। मान लीजिए कि कवि ने कहीं कोई दृश्य देखा जो उसके मन पर अंकित हो गया। उस दृश्य की स्मृति एक विशेष देश, स्थान और काल से संबद्ध है। कुछ समय के बाद अवधि वर्षों की भी हो सकती है। कोई कविता रचते समय वह दृश्य उसके मानस पटल पर एकाएक उभरता है और जब वह उसे बिंब के रूप में प्रयुक्त करता है तो उस समय वह स्मृति देश काल के बंधन से मुक्त हो जाती है। वह दृश्य कहाँ का है, कब का है, यह प्रश्न नितांत गौण हो जाता है। मुख्य होता है उसका एक नवीन बिंब के रूप में प्रयोग जो उक्ति में चमत्कार लाता है। सहसा एक बूंद उछली सागर से, जैसे बिहारी का ये दोहा, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट जीन मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। बिहारी ने निर्मल जल में कभी मछलियों को उछलते देखा होगा। स्मृति में संचित वह दृश्य प्रस्तुत दोहे में घूंघट पट के भीतर नायिका की चमचमाती चंचल आंखों की शोभा को मूर्त रूप देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। बिहारी ने जल में उछलती मछलियों को कब देखा, कहाँ देखा, यह प्रश्न अनपेक्षित है, पर कहीं का कभी का देखा दृश्य यहाँ बिंब के रूप में प्रयुक्त है। यही देश काल के बंधन से स्मृति की मुक्ति है। रम्य कल्पना का उपयोग कल्पना के समान ही ऐच्छिक और ज्ञानपूर्वक होता है। काव्य रचना के समय कवि जब जहाँ जैसा चाहता है उससे काम लेता है। रम्य कल्पना की आधारभूत सामग्री साचर्य नियम से प्राप्त होती है, अर्थात उसमें संश्लिष्टता या संबद्धता नहीं होती, बल्कि सभी वस्तुएं परस्पर विश्लिष्ट और असंबद्ध होती है, केवल संयोग से इकट्ठी हो गई होती है। उनमें साहचर्य मात्र होता है, कोई अंतरंग संबंध नहीं होता। बिहारी के उद्धृत दोहे के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के चित्र असंबद्ध है। कहाँ घूंघट के भीतर चंचल आंखें और कहाँ गंगाजल में उछलती मछलियाँ, दोनों में कहाँ संबंध है, किंतु कवि ने उन्हें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए एक साथ निबद्ध कर दिया है। कल्पना जिस तरह वस्तुओं को रूपांतरित कर उनमें तादात्म्य ला देती है, उस तरह की कोई बात रम्य कल्पना में नहीं होती। उसकी आधारभूत वस्तुएं स्थिर और सुनिश्चित होती है, वे परस्पर इकट्ठी भी होती है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उनकी आकृति प्रकृति पूर्ववत बनी रहती है, जैसे ऊपर दोहे उद्धृत दोहे में।
इसलिए कोलरिज इसे योजक शक्ति कहते हैं। उद्धृत दोहे में इन चारों विशेषताओं की संगति है। जिस बिंब का बिहारी ने प्रयोग किया वह देश काल के बंधन से मुक्त है। कवि ने उसका प्रयोग इच्छापूर्वक और ज्ञानपूर्वक किया है। बिंबों की सत्ता संश्लिष्ट नहीं विशिष्ट है। जल में उछलने वाली मछलियों का दृश्य पूर्ववत स्थिर है और उसमें कवि ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, अतः इसे रम्य कल्पना का उदाहरण कहेंगे। कुछ आलोचकों ने यह प्रश्न उठाया है कि स्मृति रम्य कल्पना में ही नहीं कल्पना में भी सक्रिय रहती है, इसलिए कल्पना के विवेचन में भी उसकी चर्चा होनी चाहिए। इसका समाधान यह है कि कल्पना के विवेचन में स्मृति का निर्देश न होने से यह कहाँ सिद्ध होता है कि उसमें स्मृति की स्थिति कोलरिज को अनभिमत थी। स्मृति को उपादेयता दोनों में है। रम्य कल्पना के निरूपण में केवल बल देने के लिए कोलरिज ने उसका उल्लेख कर दिया है। अब बात करते हैं कल्पना और रम्य कल्पना में अंतर। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना का अंतर गुणात्मक नहीं केवल मात्रात्मक है और भेद उनकी कार्य पद्धति में है। इसके विपरीत कल्पना और रम्य कल्पना में अंतर मात्रात्मक ही नहीं गुणात्मक भी है। रम्य कल्पना बिंबों को केवल पास पास रख देती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करती, किंतु कल्पना उन्हें विघटित, विगलित और बिल्कुल नए रूप में डाल देती है और पूर्णतः रूपांतरित कर देती है। कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रखकर बिंबों में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करती है और उनमें एक रूपता लाती है, किंतु रम्य कल्पना केवल स्थिर और निश्चित वस्तुओं तथा विचारों को काम में लाती है और साचर्य के नियम के अनुसार उन्हें केवल एकत्र कर देती है। एक रूपता नहीं लाती, केवल एकत्र कर देती है। कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि अनेक स्रोतों से सामग्री ग्रहण करती है, किंतु रम्य कल्पना प्रधानतः स्मृति पर निर्भर करती है। कोई याद आ जाए और याद ऐसी हो कि बस केवल उस पर आधारित ये रम्य कल्पना होती है और उसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। कल्पना की कार्य पद्धति जैव है, अतः उसमें जीवंतता और पूर्णता है, किंतु रम्य कल्पना की कार्य पद्धति यांत्रिक है, अतः वह निर्जीव और असहज है। कल्पना जीनियस की उपज है और रम्य कल्पना प्रज्ञा की। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। कोलरिज की दृष्टि में काव्य की सृजन प्रक्रिया का विचार काव्य के गुणदोष विवेचन से अधिक उपयोगी और आवश्यक है। इस कथन के पीछे कवि के रूप में उनका व्यक्तिगत सृजनात्मक अनुभव, अनेक भाषाओं के काव्यों का सारग्राही अध्ययन, दर्शन, मनोविज्ञान आदि शास्त्रों का विशद ज्ञान और गूढ़ चिंतन मनन है। कोलरिज की आलोचना का प्रस्थान बिंदु तो भाव और अनुभूति है, पर उसकी परिणति होती है बोध में, अंडरस्टैंडिंग में। उनके काव्य सिद्धांत चाहे वे सृजन प्रक्रिया से संबद्ध हो, चाहे आस्वादन से, चाहे बोध से, भाव और बोध के द्वैत पर आधारित है। वर्ड्सवर्थ के समान केवल भाव के अद्वैत पर नहीं, अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति कोलरिज है। उनके पहले की आलोचना या तो परंपरागत नियमों का यांत्रिक विनियोग थी या व्यक्तिगत राग द्वेष अथवा पूर्वग्रह का प्रक्षेप। कोलरिज ने रूढ़ि और यदृच्छा के स्थान पर नवीनता और सैद्धांतिकता की प्रतिष्ठा की। आलोचना में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग और उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कोलरिज हैं और उनके समय तक दर्शन से मनोविज्ञान का क्षेत्र स्पष्टतः विभक्त भी नहीं हुआ था। मनोविज्ञान का उपयोग कर उन्होंने उसकी स्वायत्तता स्थापित की। प्रतिभा, कल्पना, रम्य कल्पना, काव्य सृजन प्रक्रिया आदि का विशद निरूपण इसका उदाहरण है। कल्पना को कोलरिज केवल काव्य सृजन के लिए ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट आलोचना के लिए भी अनिवार्य मानते हैं। उन्होंने जिस सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और विवेचकता से शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की आलोचना की है, व्यवहारिक आलोचना का मानक रूप प्रस्तुत करती है। कोलरिज के काव्य सिद्धांत का अन्यतम महत्व यह है कि उन्होंने कवि शक्ति, काव्य तथा काव्य प्रभाव में समन्वय की पद्धति प्रस्तुत की। कोलरिज की समालोचना बीजीय है, अर्थात उन्होंने उद्भावना तो अनेक धारणाओं की है, किंतु उन्हें बीज रूप या संकेत रूप में छोड़ दिया, किसी का सम्यक विकास नहीं किया। विकास का काम बाद के आलोचकों ने किया। उदाहरणतः कोलरिज के मनोवैज्ञानिक पक्ष को हर्बर्ट रीड ने आगे बढ़ाया। उन्होंने तो अस्तित्ववाद तथा मनोविश्लेषण
के सिद्धांत का पूर्वाभास कोलरिज ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। सृजन प्रक्रिया और अव्यक्तिकता के संकेतों का विस्तार इलियट में पाया जाता है। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत, शाब्दिक विश्लेषण और छंद विवेचन पर कोलरिज का गहरा प्रभाव है। रिचर्ड्स ने कोलरिज को प्रथम अर्थविज्ञानी कहा है और अर्थविज्ञान के क्षेत्र में उनकी देन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में गैलीलियो की देन के समान महत्वपूर्ण बताया है। बहुसंख्यक आधुनिक अमेरिकी आलोचक कोलरिज तथा अरस्तु के अतिरिक्त और किसी प्राचीन आलोचक की शायद ही कभी चर्चा करते हों। कोलरिज की आलोचना के अनेक तत्व जैसे विरोधी समन्वय, कल्पना की परिभाषा, काव्य विषयक जीव, समग्रता की धारणा, प्रतीक और अन्योक्ति या प्रतिभा और प्रज्ञा का भेद प्रतिपादन आदि सतत चर्चा के विषय हैं, जो उनकी मौलिकता, शक्तिमत्ता तथा प्राणवत्ता के ऐतिहासिक विजय स्तंभ है। धन्यवाद। इसी के साथ कोलरिज पूरे होते हैं अध्याय के रूप में। और यूँ तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुई सब बहुविध संता। बहुत आभार आप सबका। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।